एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो हमारा सीजी सेट 2026 का जो 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चल रहा था, आज ये हमारा तीसरा टेस्ट है। इसमें आज हम बात करेंगे यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेस के बारे में। ठीक, तो ये यूनिट 3 का टेस्ट अभी जस्ट 1 घंटे पहले हुआ है। उसका हम यहाँ पर आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हमारे जितने भी बच्चे हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप वीडियो को स्किप करके केवल कौन सा उत्तर ये टिक लगा वाले पार्ट को देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आप यदि वीडियो के पूरे एक्सप्लेनेशन को शुरू से आखिर तक देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी जो आपको आपके नोटबुक में उतरने लायक होंगी। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें, तो आपके लिए एक पूरा नोट्स बन जाएगा और आपको ऐसा एहसास होगा कि इस 1 घंटे के क्लास में आपने पूरा फंडामेंटल प्रोसेस या पूरा मोल बायोलॉजी को एक बार रिपीट कर लिया है। इतना मैं गारंटी देता हूँ यदि आप बिना स्किप किए देखते हैं तो। ठीक है बच्चों, तो हमारा टोटल 28 टेस्ट होने वाला है, जिसमें से 2 टेस्ट हो चुका है। कोई बच्चे यदि हमारे इस टेस्ट में डायरेक्ट वीडियो में आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के सीजी सेट 2026 लाइफ साइंस वाले सेक्शन में जाकर के बाकी 2 टेस्ट को आप देख सकते हैं। चलिए, ये हमारे कुछ बच्चे हैं, इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं हैं। ये मैं अनंत कुमार साह हूँ और ये युगेंद्र सर हैं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई नेट सेट गेट का कोई मार्गदर्शन चाहिए तो यह हमारा नंबर है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको फ्रीली एडवाइस देंगे, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगती है। ठीक, आपका मार्गदर्शन हम करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं उसी का एक कोड है। आप इस कोड को गूगल लेंस पे डायरेक्ट यदि आप स्कैन करते हैं तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएंगे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले नेट सेट गेट एग्जाम के बारे में जानकारी आपको मिलता रहेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसी टेलीग्राम चैनल में अभी 1 घंटे पहले हमने टेस्ट लिया है। जो भी बच्चे हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, हमारे इस टेलीग्राम चैनल के इस QR कोड को अपने गूगल लेंस में स्कैन करके आप जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें हर 1 दिन के अंतराल में टेस्ट ली जाती है और टेस्ट का PDF क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाता है और वहीं पर आपको 1 घंटा समय देना है और क्वेश्चन बनाना है और उसके एक्सप्लेनेशन को इसी यूट्यूब चैनल पर देखना है। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो लाइफ साइंस के बच्चे हैं। इसमें सभी इन्फॉर्मेशन को साझा किया जाता है। ठीक, इस टेलीग्राम में भी पूरे छत्तीसगढ़ के सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए भाई, आप सभी बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है, इस प्रकार से आप प्यार बनाए रखें और हमारे वीडियो को लोगों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचाते रहें, ताकि उनका भी कुछ अच्छा होता रहे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। टेस्ट सीरीज फॉर सीजी सेट 2026 डेवलप बाय TPCC बिलासपुर छत्तीसगढ़, यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेस। टोटल क्वेश्चन दिया गया 50, मार्क पर क्वेश्चन 2, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल मार्क्स 100 नंबर के हो जाएंगे। ड्यूरेशन 1 घंटे का था। जो बच्चे हमारे टेस्ट में ज्वाइन नहीं कर पाए वो टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, PDF मिलेगा वहां पर, पहले उसको ईमानदारी से 1 घंटा टेस्ट में आप इन्वॉल्व हो जाएं, शामिल हो जाएं। उसके बाद वीडियो को यहाँ पर आंसर और एक्सप्लेनेशन सहित देखिए। चलिए, अब आते हैं यूनिट 3 का फंडामेंटल जो प्रोसेस है, उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या कहता, देखिए हमको, व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द DNA डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। भाई, फंडामेंटल प्रोसेस में 3-4 चीजें आपको जानना जरूरी है। प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और DNA का रेप्लिकेशन। ठीक, अगला राइबोसोम के बारे में जानना पड़ेगा, tRNA के बारे में जानना पड़ेगा, ट्रिपलेट कोडन के बारे में जानना पड़ेगा, न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में जानना पड़ेगा। इतना अगर आपको पता है तो सब कुछ बन जाएगा। चूंकि यहां पर मैं क्लास नहीं लूंगा, मैं जल्दी से आंसर बता के डायग्राम दिखा दूंगा, बस समझाते रहूंगा, बहुत लेट होगा। इसीलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द DNA डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। कि जब भी रेप्लिकेशन हो रहा होता है, DNA के डबल हेलिक्स को खोलने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ये देखिए, रेप्लिकेशन का डायग्राम है और यहां पर हमारा ये एंजाइम है,
जिसको खोलता है, ये हेलिकेज एंजाइम। देख पा रहे होंगे आप, ये डीएनए का डबल हेलिक्स, पहला हेलिक्स ये, दूसरा हेलिक्स ये, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते जाता है, मेल्ट करते जाता है। तो कौन हो जाएगा, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSBS। देख लीजिए, जब भी रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो एक एक स्ट्रैंड में एक प्रोटीन जुड़ जाता है। देखिए ये प्रोटीन जुड़ा हुआ, इधर इधर प्रोटीन जुड़ा हुआ, ताकि ये जो अलग हुए हैं दोनों स्ट्रैंड आपस में पुनः रिवाइंडिंग ना हो जाए, पुनः ना जुड़ जाए, इसलिए उनको कवर करके खींच करके रखते हैं। ये दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड में जुड़े होते हैं। देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट री एनेलिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड को पुनः जुड़ने से रोकना, प्रिवेंट बोला है, रोकना। चलिए अगला, डीएनए रेप्लिकेशन इज कंसिडर्ड। भाई डीएनए का रेप्लिकेशन जब भी होता है तो हम क्या मानते हैं, देखिए ये ओल्ड है, ओल्ड स्ट्रैंड है, और उसका जो बन रहा है ये न्यू वाला स्ट्रैंड है, ये न्यू नीचे वाला। सेम से इधर ऊपर वाला ओल्ड है, और ये जो बन रहा है ये न्यू स्ट्रैंड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी डीएनए की सिंथेसिस होती है, ओल्ड स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड मानते हैं और उसी के बेस के आधार पर हम नया स्ट्रैंड बनाते हैं। तो एक जब नया डीएनए बन रहा होता है, एक पुराना स्ट्रैंड कंजर्व रहता है, एक नया स्ट्रैंड बन जाता है। तो एक नया होता है, एक पुराना होता है, कंजर्व रहता है। तो सेमी कंजर्वेटिव, आधा जो का त्यों है और आधा नया बना हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेमी कंजर्वेटिव। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन व्हिच स्ट्रैंड। भाई देख लीजिए, जब भी ये रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, रेप्लिकेशन बबल बनता है, यहाँ पर हेलिकेज तोड़ते हुए जाता है, दो स्ट्रैंड खुले हो जाते हैं। दो स्ट्रैंड में जो स्ट्रैंड ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ जा रहा है, देखिए ये बन रहा है, ये जो न्यू लिखा हो ना इधर में, ये 3 प्राइम, ये वाला, ये 5 प्राइम टू ऐसे करके 3 प्राइम, जो ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। ये रेप्लिकेशन फोर्क की दिशा में जा रहा होता है, हेलिकेज की दिशा में जा रहा होता है। तो अगला वाला देख लीजिए, इधर 5 प्राइम रहता है, इधर 5 प्राइम रहता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम बाहर की तरफ जा रहा होता है, फोर्क के अपोजिट जा रहा होता है। इधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमेशा रेप्लिकेशन होता है, इसको याद रखना। तो यहां पर टुकड़े टुकड़े में बनते हैं, कैसे बनते हैं उसको जानने के लिए आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा, ठीक है। बीच बीच में प्राइमर बनते हैं, प्राइमर फिर आगे बढ़ाता है, नया स्टैंड खींच के बनाता है। तो दो प्राइमर, जैसे ये प्राइमर के बीच में स्टैंड बना है, फिर यहाँ बीच में फिर बनेगा, तो ये सब ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाते हैं। तो इसको बोलते हो लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लैगिंग स्ट्रैंड। ये देखो, खंड खंड वाला स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड, और जो कंटिन्यू चलता है लीडिंग स्ट्रैंड। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा जी, बी में लैगिंग स्ट्रैंड। ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसमें बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हिच एंजाइम जॉइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट टुगेदर। ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, ये देख लीजिए, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है भाई, मैं जूम कर रहा हूं, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट था, ये खाली हुआ, यहाँ कौन जोड़ेगा, ये देखिए यहाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट था, यहाँ जोड़ रहा है, देखो कौन है, डीएनए लाइगेज। वो आखिरी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड यही बनाता है, डीएनए लाइगेज। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा आंसर, सी, डीएनए लाइगेज। अगला, इन प्रोकैरियोट्स व्हिच पॉलीमरेज रिमूव द आरएनए प्राइमर्स। ठीक, कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा पॉलीमरेज है जो प्राइमर को हटाने का काम करता है, ये प्राइमर है, देखो ये आरएनए प्राइमर दिख रहा है ना, लैगिंग स्ट्रैंड में बीच बीच में प्राइमर रहता है, देखिए ये प्राइमर यहाँ पर, इसको हटाने का काम कौन करेगा, कौन करेगा बोलने पर डीएनए पॉलीमरेज 1। कौन करता है इसको, यहाँ पर नहीं दिया है उसको, यहाँ पर देख लीजिए डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर को हटाने का काम करता है। भाई पूरा जानना है तो क्लास में ज्वाइन होना पड़ेगा आपको, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, मैं तो केवल आंसर बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट प्रिवेंट्स द ओवर वाइंडिंग या सुपर कोइलिंग ऑफ डीएनए अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क। कि रेप्लिकेशन फोर्क के आगे, ये रेप्लिकेशन फोर्क हो गया हम लोगों का, ये इसके आगे
कौन है जो डीएनए को सुपर कोइलिंग होने से रोकता है, डीएनए को बहुत ज्यादा एंठन होने से रोकता है, खोल के रखता है, तो कौन है वो? टोपोआइसोमरेज, सामने देखिए ये, ठीक है। तो हमारा 7वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा जी? टोपोआइसोमरेज। ये अगला, व्हिच एंजाइम रेप्लिकेट द एंड ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है, चूंकि लीनियर होता है, ऐसे लीनियर होता है, ऐसे एक स्ट्रैंड थोड़ा सा बड़ा होता है, तो यहां पर उसके बदले यहां पर एप्लीकेशन कौन करेगा? यहां पर ऐसे कौन जोड़ेगा? तो जो लास्ट में होता है ना, वहां पर टीलोमेरेज नाम का एंजाइम इसका क्या करता है? इस टीलोमियर वाले पार्ट का रेप्लिकेशन करता है। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? टीलोमेरेज। ठीक, एंड ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के आखिरी वाले हिस्से को टीलोमेरेज, उस टीलोमियर वाले पार्ट को रेप्लिकेशन करता है। अगला, न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन रिपेयर, एनईआर मेनली करेक्ट डैमेज कॉज बाई। भाई जब डीएनए डैमेज हो जाती है, उसको रिपेयर करते हैं, रिपेयर करते समय न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर किस में किया जाता है? ऐसा डीएनए में क्या होता है जिसकी वजह से ये एनईआर काम में आता है? तो सीधी सी बात है, यूवी रेडिएशन आता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से थायमिन डायमर बन जाता है, उस समय ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर काम में आता है। बाकी जो दिख रहा है ये सब केमिकल वाला मामला है, ये सब केमिकल वाला मामला है, जबकि यूवी रेडिएशन फिजिकल वाला मामला है, रेडिएशन पड़ता है। ठीक, चलिए भाई अगला देखते हैं 10वां नंबर, मिसमैच रिपेयर सिस्टम रिकॉग्नाइज द पेरेंटल स्ट्रैंड इन बैक्टीरिया बिकॉज इट इज। भाई अगर किसी मिसमैच रिपेयर सिस्टम को आना है और ये पहचानना है, आप ये समझ लीजिए, ये बस जस्ट समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक। तो ये स्टैंड भाई डीएनए स्टैंड। तो जब मिसमैच रिपेयर सिस्टम आता है, वो किसको देख के पहचानता है कि कौन ओल्ड स्ट्रैंड है, कौन न्यू स्ट्रैंड है? तो ओल्ड स्ट्रैंड जो होता है ना, उसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है, मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है, जहां जहां साइटोसिन पाई जाती है ना, वहां वहां मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है। तो मेथाइलेटेड जो स्ट्रैंड होगा उसको क्या कहते हो आप? ओल्ड स्ट्रैंड। मेथाइलेटेड रीजन को देख के पहचानता है, ठीक है। तो 10वां नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा सी, मिसमैच रिपेयर सिस्टम रिकॉग्नाइज द पेरेंटल स्ट्रैंड, पेरेंटल यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड इन बैक्टीरिया बिकॉज इट इज मेथाइलेटेड। यहाँ मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है। डायग्राम देखना चाहते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए, ये ओल्ड स्टैंड है, ये वाला ये ओल्ड स्टैंड है, और ये जो बीच में बन रहा है ना, ये नया स्टैंड है, ये नया स्टैंड है ये। तो ओल्ड स्टैंड में क्या देखिए, तो ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कहाँ पे जुड़ा होता है? हमेशा साइटोसिन पे जुड़ा होता है। देखो ये साइटोसिन पे, हमेशा साइटोसिन पे जुड़ा होता है, इसका याद रखना। ये ओल्ड स्टैंड में साइटोसिन में मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। न्यू स्टैंड जो बन रहा होता है उसमें नहीं जुड़ता, बाद में हालांकि बन जाता है, फिर बाद में फिर उसमें भी जुड़ जाता है, क्योंकि ये आगे फिर एप्लीकेशन करेगा तो ये खुद ओल्ड हो जाएगा ना अब नए वाले के लिए। तो जब बन रहा होता है तब मेथिल ग्रुप नहीं जुड़ता है, केवल पुराने में जुड़ा रहता है। तो इसी को देख के कौन पहचानता है? मिसमैच रिपेयर सिस्टम, ठीक है। ये देख लीजिए, ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ओल्ड स्टैंड में, जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों स्टैंड से जब नए नए बनेंगे तो उसमें नहीं जुड़ा रहेगा शुरू में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। भाई ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम काम में आएगा? बहुत सिंपल सा सवाल है भाई। डीएनए से जब आरएनए बनाते हो, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए बना रहे हो तो सीधी सी बात है, क्या बनाओगे? आरएनए पॉलीमरेज काम आएगा, तब तो आरएनए बनेगा। तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज। अगला 12वां नंबर, इन प्रोकैरियोट्स व्हिच सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर सीक्वेंस। प्रोकैरियोट्स में बोल रहा है व्हिच सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर सीक्वेंस। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए का जो प्रोमोटर सीक्वेंस होगा, मैं बोला ये डीएनए था, ध्यान से देखिएगा, है ना, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। ये डीएनए था, डीएनए से हमको आरएनए बनाना है, आरएनए बनाने के लिए हमको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो इसको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तब जाके डीएनए से आरएनए बनेगा। तो इस आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम का कौन सा वाला पार्ट
प्रोकैरियोट में ना कौन सा वाला पार्ट यहाँ पर प्रोमोटर सीक्वेंस, इस प्रोमोटर सीक्वेंस को पहचानता है। तो कौन पहचानता है बोलने पर, ये सिग्मा फैक्टर पहचानता है। अब मैं डायग्राम को यहाँ पर दे दिया हूं, देख लीजिए। ये देखिए प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में होलो एंजाइम क्या होता है बताऊंगा। अभी देखिए, ये मैं जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 अल्फा यूनिट, एक बीटा और एक बीटा डैश और एक ओमेगा, इतना मिलाकर के कोर एंजाइम, मेन एंजाइम इतना है। इनके साथ जब सिग्मा फैक्टर जुड़ जाती है तो ये होलो एंजाइम बन जाता है, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। यही सिग्मा फैक्टर जो होता है ना, ये प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है। इसी में ये सिग्मा फैक्टर ही डीएनए के प्रोमोटर रीजन को पहचानता है और पूरे आरएनए पॉलीमरेज को लैंडिंग कराता है, वहां बिठा देता है। ठीक, बाकी सबका भी काम लिख दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर। ये सिग्मा फैक्टर का काम यहाँ पर प्रोमोटर रिकॉग्निशन, याद रखना। बाकी सबका भी काम लिखा हुआ है, ये नोटबुक में उतारना आपकी जिम्मेदारी भाई, है ना। मैं आप तक नोट्स पहुंचा दे रहा हूं, आप जरूर उतारिए। इतना में ही पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। देख लीजिए, सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट का कितना साइज होता है, 36.5 किलो डाल्टन। 2 मोलिक्यूल होते हैं, 2 अल्फा होते हैं, देख लीजिए 2 अल्फा है। काम क्या है, चेन इनिशिएशन एंड इंटरेक्शन विद रेगुलेटरी प्रोटीन, और बाकी प्रोटीन को जोड़ना और आरएनए के चेन को बनने का शुरुआत कराना। बीटा का काम क्या है, देखिए ये 151 किलो डाल्टन का बना होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, चेन इनिशिएशन एंड इलांगेशन, शुरुआत करना और आरएनए के चेन को लंबा करना। बीटा डैश का कितना मोलिकुलर वेट देख लीजिए, 155 किलो डाल्टन, एक मॉलिक्यूल का बना होता है बीटा डैश। ये बीटा था, नीचे बीटा डैश है। डीएनए बाइंडिंग, डीएनए को बाइंड करके रखना। ओमेगा का काम किया, 70 किलो डाल्टन, एक मॉलिक्यूल है। असेंबली या स्टेबिलिटी, इस पूरे को स्टेबल बना के रखना। जबकि प्रोमोटर रीजन को पहचानने वाला काम किसका हो गया, सिग्मा फैक्टर का, इसको याद रखना। सेम वहीं पर अगर हम देखें यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की अगर मैं बात करूं, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, ये हमारे पास मेन 5 प्रकार के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1, ये लगभग लगभग हमारे सभी के सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं। और कहाँ होती हैं, न्यूक्लियोलस में। याद रखना, न्यूक्लियस में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये हमारा कोई सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाई जाती है, न्यूक्लियोलस पाई जाती है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस। तो ये आरएनए पॉलीमरेज 1 यहां मिलेगा आपको। बाकी जो हैं सब के सब बाकी कहां मिलेंगे, न्यूक्लियस में मिलेंगे, यहाँ पे। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियोलस में मिलता है, सभी यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्या बनाता है, क्या ट्रांसक्राइब करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है, एक बहुत बड़ा लार्ज आरएनए बनाता है। लार्ज आरएनए बनाता है, 45S प्री आरएनए उसका नाम है। ये 45S प्री आरएनए बाद में डिवाइड होकर टूट करके 5.8S आरआरएनए, 18S आरआरएनए, 28S आरआरएनए बनाते हैं। कुल मिला के आरएनए पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियोलस में होता है, सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और आरआरएनए बनाता है। कौन सा आरआरएनए, 5.8, 18 और 28S आरआरएनए बनाते हैं। ठीक, लेकिन ये एक साथ नहीं बनते, पहले प्रिकर्सर फॉर्म में बनते हैं, पहले लंबा सा चेन बनता है, लार्ज आरआरएनए बोल रहा हूं, 45S प्री आरएनए। यही 45 वाला टूटता है फिर, और 5.8 एक टुकड़ा ये बनाता है, दूसरा 18S, तीसरा 28S। याद रखना, आरआरएनए को बनाया जाता है, एक्सेप्ट 5S आरएनए। 5S आरआरएनए को नहीं बनाता, बस देख लो, यहाँ 5.8 बन रहा है, 18 बन रहा है, 28 बन रहा है, 5 नहीं बन रहा है। 5 को बनाने का काम किसका है, आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम है। चलिए देखते हैं अगला, आरएनए पॉलीमरेज 2, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है। यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पाई जाती है। ये भी सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ये एमआरएनए, एसएनओ आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, सम स्मॉल एसएन आरएनए, और एंड एमआई मिरट्रॉन आरएनए। ये आरएनए पॉलीमरेज 3, ये न्यूक्लियोप्लाज्म पाई जाती है, ऑल यूकैरियोट सब में पाई जाता है। टीआरएनए बनाता है, स्मॉल आरआरएनए, 5S आरआरएनए। अब ध्यान से देखिए, जो आरआरएनए है, 5S आरआरएनए को छोड़ के बाकी सभी आरआरएनए को कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है न्यूक्लियोलस के अंदर। जो 5S आरआरएनए होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा, इसको याद रखना। और ये तीनों एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। जबकि अगला जो मामला आएगा हमारा, ध्यान से देखिए, मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं उसको, ये आरएनए पॉलीमरेज 4
ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में है, केवल प्लांट में मिलेगा। और सम siRNA को बनाता है। RNA पॉलीमरेज 5 ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा, प्लांट में पाया जाएगा केवल। और RNA इंपोर्टेंट इन हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्मेशन, डीएनए का जब हेट्रोक्रोमेटिन बनाया जाता है उस समय जो आरएनए काम में आता है उसको बनाया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखना। यहां पर जो जानने वाली चीज है ना वो ये है कि 5s आरएनए को छोड़ के बाकी सभी आरएनए को कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है? एमआरएनए को, बाकी छोटे छोटे आरएनए को। और आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको बनाता है? टीआरएनए को और 5s आरएनए को। इसको याद रखना। एक तरीका भी बता रहा हूं याद करने का, मैं इसे याद करता हूं। आरएमटी, आरएमटी, आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाता है केवल 5s को छोड़ करके। आरएनए पॉलीमरेज 2 एम मतलब एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 टी मतलब टीआरएनए, और जो छूटा था 5s आरएनए वो यहां बनता है। बस इतना याद रखना। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब हमारा सब क्वेश्चन बनेगा, देखिए। Where does ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होती है? 13 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होती है? देख लो, ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है भाई, देखो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ये न्यूक्लियस है जो ब्लू कलर दिख रहा है। ठीक, तो कहां पे होती है? न्यूक्लियस के अंदर। ये 13 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज एमआरएनए इन यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स में देख लीजिए एमआरएनए को बनाने वाला कौन है? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, अभी बोला हूं मैं। ये एमआरएनए को बनाना, एम लिखा था, एमआरएनए को बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। देख लीजिए 14 नंबर का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ टाटा बॉक्स कॉमनली फाउंड इन द यूकैरियोटिक प्रमोटर? यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसका जो प्रमोटर सीक्वेंस होता है, यहाँ पर TA ज्यादा मिलते हैं, उसको टाटा बॉक्स कहते हैं। ठीक, तो ये कौन सा वाला उत्तर होगा भाई हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का? ए। TA कहां दिख रहा है? देख लो, ये TA करके ऐसे ज्यादा मिलेंगे यहाँ पर। तो इससे क्या होता है बोलने पर? TA होने पर क्या होता है? देखो टी और ए है, इसलिए इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर यहाँ पर जी और सी होता तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता ना। और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता, ये बहुत स्ट्रांग हो जाता। जबकि अभी ए और टी है तो कम स्ट्रांग है, वीक है। अब सोचिए अगर मैं बोलूं ऐसे टी का अपोजिट ए के अपोजिट टी, ऐसे हो गया। ऐसे ए टी का 10 जोड़ा है, प्रत्येक जोड़ा में दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। अभी ए टी का देखो, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बीच में, तो ऐसे 10 जोड़ा है तो 10 दूनी 20 बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर ये तो ए और टी का था, ए टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, मतलब जी और सी होते वहां पर, ये 10 जोड़े होते हैं ऐसे, तो 10 या 30 बॉन्ड हो जाता हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, 30 हो जाता, तो 30 बॉन्ड हो जाता तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता ना यहाँ पर। क्योंकि रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है, तो डीएनए के बीच में यहाँ पर रेप्लिकेशन बबल तो बनाना पड़ेगा ना हमको, तोड़ना पड़ेगा, मेल्ट तो करना पड़ेगा ना। तो हल्का बॉन्ड रहेगा तो जल्दी टूटेंगे, कम बॉन्ड रहेगा तो, इसलिए वहां पर ए टी को ही वहां पर टारगेट किया जाता है। जहां पर ए टी ज्यादा होते हैं वहां का एरिया कमजोर होता है, इसलिए वहां पर डीएनए जल्दी मेल्ट होता है और रेप्लिकेशन बबल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, व्हिच मॉडिफिकेशन इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए? क्वेश्चन नंबर 16 है, बोल रहा है कि जो एमआरएनए बनता है, ठीक, ये डायग्राम हमारे पास यहाँ पर है, जो एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बनने के बाद ये प्री एमआरएनए होता है, ये प्री मेच्योर होता है। उसको फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन किया जाता है। इसमें 3 चीजें हैं। एक लगाया जाता है कैपिंग, देखो पहला काम क्या किया जाता है? कैपिंग मतलब 5 प्राइम एंड पे कैप लगाते हैं, 5 प्राइम एंड पे यहाँ पर कैप लगाते हैं, ये कैप ऐसे टोपी लगाते हैं, ये 5 प्राइम पे मेथिल का कैप होता है, मेथिल ग्रुप का। ठीक, दूसरा होता है पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन मतलब क्या होता है? 3 प्राइम पे बहुत सारे एडेनिन जोड़ा जाता है यहाँ पर, एमआरएनए के 3 एंड प्राइम पे ये एडेनिन, ताकि कोई बाहर से कोई न्यूक्लियस एंजाइम उसको डाइजेस्ट ना कर दे, ना ब्रेक कर पाए, ना तोड़ पाए। अगला आरएनए स्प्लाइसिंग किया जाता है,
ये जो आरएनए है बीच बीच में यहाँ पर यूकेरियोटिक सेल में बीच बीच में यहाँ पर कहीं पर इंट्रॉन होता है, कहीं कहीं पर इंट्रॉन होता है और कहीं कहीं पर एक्सॉन होता है। और हमको एक्सॉन की जरूरत पड़ती है, इंट्रॉन को हटाया जाता है। तो इंट्रॉन को हटाने का काम ही क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन रिमूवल। इंट्रॉन कोई काम का नहीं होता, यहाँ पर इंट्रॉन रिमूवल किया जाता है। तो ये 3 काम होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच मॉडिफिकेशन इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड पे क्या मॉडिफिकेशन किया जाता है? आप यूकेरियोटिक प्री एमआरएनए क्या किया जाता है बोलने पर 7 मेथिल ग्वानोसिन कैप, कैप लगाया जाता है। 5 प्राइम कैप बोला हूं, 7 मेथिल ग्वानोसिन कैप लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग एक्सॉन इज कॉल्ड। इंट्रॉन को हटाना और बाकी बचे हुए एक्सॉन को जोड़ देना, जितना भी एक्सॉन होंगे यहाँ पर इंट्रॉन को सबको हटा दिया जाता है। भाई आई लिखते हटा दिया, एक्सॉन को जोड़ दिया। इस काम को क्या कहते हो आप? इस काम को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 में स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन रिमूवल करना, एक्सॉन को जोड़ देना। ठीक, अगला 18 देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, व्हाट स्ट्रक्चर परफॉर्म प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग। तो इस स्प्लाइसिंग को करने का काम कौन करता है? बड़ा सा स्ट्रक्चर रहता है, बहुत से प्रकार के एंजाइम रहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइस स्प्लाइसिंग करने वाले का नाम क्या है? स्प्लाइसियोसोम। ठीक, यही है, इंट्रॉन को काट के हटाता है, एक्सॉन को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। रो इंडिपेंडेंट एंड रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म आर टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन जो डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, वहां पर आरएनए बनने की प्रोसेस को रोका जाता है। तो 2 मेथड हैं, एक रो डिपेंडेंट, दूसरा रो इंडिपेंडेंट। रो एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन पे डिपेंड करेगा तो रो डिपेंडेंट हो जाएगा, और बिना उसके अगर हम टर्मिनेशन करते हैं तो रो इंडिपेंडेंट। तो ये किस में देखने को मिलते हैं बोलने पर, ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉली ए टेल ऑन एमआरएनए। अभी बोला हूं, एमआरएनए के 3 प्राइम एंड पे बहुत सारे एडेनिन जोड़ दिया जाता है, तो उसको पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। क्या काम है? किसी एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी को रोकना, ब्रेकडाउन होने से बचाना इस एमआरएनए को। ठीक है ना, चलिए तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन, एमआरएनए को टूटने से बचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। व्हाट इज द स्टार्ट कोडॉन फॉर ट्रांसलेशन इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसलेशन कहां से शुरू होती है? AUG से शुरू होती है। याद रखना, एमआरएनए का जो AUG होता है ना, ये एमआरएनए था, इधर 5 प्राइम पे कैपिंग था, 5 प्राइम 3 प्राइम पे पॉलीएडिनाइलेशन था। ये मान लीजिए प्रोसेस होने के बाद है, तो यहां पर जहां भी AUG होगा, AUG वहीं से शुरुआत होगी ट्रांसलेशन की। तो जब यहां पर कोई टीआरएनए ऐसे आएगा, इधर 5 प्राइम तो इधर 3 प्राइम होगा, तो यहां पर AUG में पहला जो टीआरएनए आता है वो मेथियोनिन अमीनो एसिड को लेके आता है। किसको लेके आता है? मेथियोनिन अमीनो एसिड को। इन यूकैरियोट्स में ना, यूकैरियोट्स में मेथिन आता है और प्रोकैरियोट में फॉर्मिल मेथियोनिन आता है। इसको हम आगे बात करेंगे। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का कौन सा कोडान हो गया भाई? ये हो गया स्टार्ट कोडान बोलो या इनिशिएशन कोडान, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इनिशिएशन कोडॉन। ये बाकी देखिए, UGA युगा, UAA युवा, UAG युवाग। तो युगा, युवा, युवाग, ये तीनों तो स्टॉप कोडान है, टर्मिनेशन कोडान है, नॉनसेंस कोडान है। ठीक है, तो इसको नहीं पूछा अभी हमको, हमको स्टार्ट कोडान पूछा है, जबकि बाकी तीनों क्या है? स्टॉप कोडान है, ट्रांसलेशन को रोकने वाले कोडान है। चलिए अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच एमिनो एसिड इज कैरिड बाय द इनिशिएटर टीआरएनए इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कौन सा एमिनो एसिड आता है बोल रहा है? टीआरएनए के द्वारा किसको लेके, किसको लाया जाता है पहले?
तो मेथियोनिन को भी बोला हूं मैं, टीआरएनए, मेथियोनिन को लाया जाता है। चलिए हाईलाइट कर देते हैं इसको, ये मेथियोनिन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक, फॉर्मिल मेथियोनिन भी आता है, बट किसमें, इन प्रोकैरियोट्स में, वो भी पहले आता है, बट इन ये प्रोकैरियोट्स में आता है, और ये इन यूकैरियोट्स में आता है, पहले आने वाला अमीनो एसिड। ठीक, कहां पे कोड होंगे बोलने पर, एयूजी में आके कोड होंगे, ये जो दिखाया मैंने दिखाया। अगला क्वेश्चन नंबर 23, 70 राइबोसोम्स आर फाउंड इन, किसमें पाई जाती है 70 राइबोसोम, प्रोकैरियोट में होता है, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स ओनली बोला है, गलत, क्योंकि यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है भाई, तो यूकैरियोट्स ओनली बोला है, गलत, क्योंकि प्रोकैरियोट में भी होता है। सम प्रोकैरियोट बोले, कुछ प्रोकैरियोट में बोला, नहीं, सभी प्रोकैरियोट में होता है, बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, बिल्कुल सही, प्रोकैरियोट में सभी में होगा, और यूकैरियोट्स के केवल किस में होगा, इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा, ठीक है, वहां पे मिलेगा, तो दोनों में मिलेगा, प्रोकैरियोट सभी में मिलेगा, और यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24, व्हिच साइट ऑन द राइबोसोम होल्ड द टीआरएनए कैरिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, क्या बोल रहा है कि राइबोसोम का कौन सा साइट है जो टीआरएनए को पकड़ के रखता है, जहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन की ग्रोइंग होती रहती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ते रहता है। ये डायग्राम देख लीजिए, ये राइबोसोम है भाई, राइबोसोम की एक स्मॉल सब यूनिट, दूसरा लार्ज सब यूनिट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये स्मॉल सब यूनिट छोटा वाला, ये लार्ज सब यूनिट। अगर मैं बोलूं ये इन प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इन अगर मान लीजिए प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला 50s सब यूनिट होगा और नीचे वाला 30s होगा। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करता तो ऊपर का 60s, नीचे वाला 40s होता। ठीक, अब पॉलीपेप्टाइड चेन कहां बढ़ता है बोला, देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर कौन सा साइट में, पी साइट में, पी मतलब पॉलीपेप्टाइड की ग्रोइंग साइट है, इस साइट में ये टीआरएनए आ रहा है, देखिए ये टीआरएनए आ रहा है अमीनो एसिड को लेकर के, यहाँ पर आके जुड़ रहा है, देखो ये टीआरएनए है जुड़ा, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड की ग्रोथ हुई। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 24 में बी, पी साइट। ए साइड से एंट्री होती है, पी साइड में ग्रोइंग होती है, और ई साइड में एग्जिट होती है, टीआरएनए अनचार्ज टीआरएनए बाहर निकल जाता है। इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। ये देखिए भाई, अभी हम ट्रिपलेट कोडन की बात कर रहे थे, ये देख लीजिए, ये टोटल 64 कोडन होते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल 64 कोडन, टोटल 64 कोडन होते हैं इन एमआरएनए। ठीक, तो उसमें से 3 स्टॉप कोडन होते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग नहीं लेते हैं, कौन कौन है, युगा, यूआ, यूआग। तो ये 3 अगर भाग नहीं लेंगे तो बचे कितना, 61, 61, तो 61 कोडॉन है जो प्रोटीन अमीनो एसिड को कोड करते हैं। सो 61, ओनली 61 लिख दे रहा हूं मैं, सो ओनली 61 codon is involved in protein synthesis। ठीक है ना, ये हो गया। और यहां पर AUG क्या होता है, स्टार्ट कोडन होता है, अभी बोले थे हम लोग स्टार्ट कोडन, या इसको क्या कहते हो आप लोग, इनिशिएशन कोडन, यही से शुरुआत होती है। ठीक, स्टॉप कोडन को और किस कोडन के नाम से जानते हो, नॉन सेंस कोडन। ठीक, इसी को और किस नाम से जानते हो, नॉन सेंस कोडन या टर्मिनेशन कोडन,
खत्म हो जाता है यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस, टर्मिनेशन कोडन। याद रखना है ये सब। ये 64 कोडन कैसे याद करना है ये हमने क्लास में बताया है। एक फार्मूला है, उस फार्मूले से फट से इसको याद कर लोगे आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। 25 में क्या बोला है? व्हाट मॉलिक्यूल प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द ट्रांसलोकेशन स्टेप इन ट्रांसलेशन। कि जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही होती है, देखिए यहां पर जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही होती है, मैं देखता हूं कहीं पर बनाए क्या डायग्राम को, ये को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। देखिए राइबोसोम है, राइबोसोम में भाई प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन को हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी भेजना है, क्योंकि ये राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में चिपका होता है। देख लीजिए यहाँ पर इस डायग्राम में, यहाँ पर देखिए आप, तो ये राइबोसोम है, राइबोसोम जीटीपी को यूज किया, टूट गया जीटीपी, ठीक, जीटीपी फॉर्म में टूट गया, इन आर्गन फास्फेट अलग हो गया, और जो एनर्जी निकला उसी एनर्जी की वजह से इस बन रहे प्रोटीन को अंदर ट्रांसलोकेट कर दिया गया, ढकेल दिया गया। कहां पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ल्यूमेन में ढकेल दिया गया। तो ये जीटीपी टूटा तभी ढकेल पाए इसको। तो यही बोल रहा है कि यहां पर व्हाट मॉलिक्यूल प्रोवाइड द एनर्जी, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो यहां पर ऊर्जा प्रदान करता है, किसके लिए? फॉर द ट्रांसलोकेशन स्टेप, कि बन रहे प्रोटीन को अंदर ढकेलने के लिए, किसमें? इन ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन हो रही होती है तो किसी प्रोटीन को ईआर के अंदर ढकेला जाता है, तो कौन सा मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? जीटीपी। ठीक है, ये वाला जीटीपी जो डायग्राम में दिख रहा है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टॉप कोडन। मैं अभी बोला हूं स्टॉप कोडन में हमारे पास 3 है, युगा, यूआ, यूआग। तीनों में से कौन है देख लीजिए। ये एयूजी तो इनिशिएशन कोडन है, यूजीजी नहीं है, यूआ ये बिल्कुल है, ये ए सी यू तो है ही नहीं। तो उत्तर क्या हो गया? युआ। स्टॉप कोडन बोलो, टर्मिनेशन कोडन बोलो, या नॉनसेंस कोडन बोलो, मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। द एंजाइम दैट अटैच एन अमीनो एसिड टू इट्स टीआरएनए, कि वह एंजाइम जो अमीनो एसिड को उसके टारगेट टीआरएनए से जोड़ता है, चिपका देता है, उस एंजाइम को क्या कहते हैं? ये देख लीजिए, ये वो एंजाइम है, जूम कर रहा हूं, देखिए ये वो एंजाइम है, ट्रांसलेशन के समय का एंजाइम है, जो अमीनो एसिड को उसके टारगेट टीआरएनए से जोड़ता है। देखो ऐसे जोड़ दिया, ये जोड़ने के बाद ऐसे हो जाता है, देखो ये। तो ये अनचार्ज टीआरएनए था, ये अमीनो एसिड था, अब यहाँ पर चार्ज टीआरएनए बन गया, या अमीनो एसिड टीआरएनए बन गया। तो ये ऐसा करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज। तो एंजाइम का नाम क्या है? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज परफॉर्म्ड बाय, देख लीजिए पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी बोला है यहां पर। देखिए पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी क्या होता है, देख लीजिए पहले, जूम कर रहा हूं। ये एक राइबोसोम है, ये ऊपर में 50s वाला, नीचे 30s वाला, मतलब ये प्रोकैरियोट में चल रहा है, समझ लीजिए। कुल मिला के ये 70s का राइबोसोम है। ठीक, हमेशा ये मत सोचना कि 50s और 30s को जोड़ेंगे तो सर ये तो 80s हो रहा है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए अलग जो क्या बोले सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो 50 और 30 मिला के 70s मिला का एक राइबोसोम बनता है ये। चलिए, तो आप ये सोचिए कि सबसे पहला जो आ चुका होगा ये वाला था, ये इस प्रकार इसको इस अमीनो एसिड को लेके आया हुआ है, ये टीआरएनए जो था इस अमीनो एसिड को लेके आया। उसके बाद जो आया पीछे वाला है, देखो ये भी इसको लेके आया है। इसका मतलब 2 अमीनो एसिड है अभी। ठीक, जो पहले आ चुका है वो यहां पर है, और जो अभी आया वो यहां पर है, क्योंकि ए साइड से एंट्री होती है, फिर पी साइड में आता है, ए साइड से एग्जिट होता है। पहले आ चुका था ये था, अभी पी साइड में है, जो अभी बाद में आई है ए साइड में है। अब क्या होता है इसमें, इस 50s सब यूनिट में, मैं क्योंकि प्रोकैरियोट की बात कर रहा हूँ, 50s सब यूनिट में एक स्पेशल प्रकार का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जो एंजाइम की तरह काम करता है, इसका नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। क्या करता है, यहाँ के पेप्टाइड को, चाहे एक अमीनो एसिड या 2 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितना भी हो, पूरे चेन जो भी होगा यहाँ पर, पूरे चेन को शिफ्ट कर देता है, इधर ट्रांसफर कर देता है। जब ट्रांसफर करता है पूरा शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता है, देख लीजिए यहाँ पूरा शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, बीच में बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम का काम क्या है
कि पी साइड से पूरे पेप्टाइड को उठा करके, जितना भी होंगे यहां पर, उठा करके ए साइड में नए आने वाले पेप्टाइड के एमिन ग्रुप के साथ उसको पेप्टाइड बॉन्ड बनवा लेता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो ये काम प्रोकैरियोट में कौन करता है? इन प्रोकैरियोट में दिस एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय 23S आरआरएनए। ये 23S आरआरएनए काम कर रहा है इस काम को, ये 23S आरआरएनए इस काम को कर रहा है। अगर मैं बोलता, देखो किस में कर रहा है ये, विद इन द 50S सब यूनिट। अगर मैं बोलता ये यूकैरियोट्स है तो क्या होता है, यूकैरियोट्स होता तो वहां पर 20S आरआरएनए काम करता है, और इस राइबोसोम का ये कौन सा बड़ा सब यूनिट हो जाता है, ये 60S हो जाता, ये 60S हो जाता। फिर क्योंकि अभी प्रोकैरियोट था तो 50S है, यूकैरियोट था तो 60S हो जाता। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी प्रोकैरियोट में 23S आरआरएनए करता है, जबकि यूकैरियोट्स में 28S आरआरएनए करता है। ठीक, तो यहां पर देख लीजिए 28 नंबर पे क्या हो जाएगा, राइबोसोमल आरआरएनए, आरआरएनए ना, ये आरआरएनए। 25 में बोला है पेप्टिडिल ट्रांसफर एक्टिविटी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज परफॉर्म्ड बाय आरआरएनए। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में 23S आरआरएनए, और इन यूकैरियोट्स में कौन, 28S आरआरएनए। इसको याद रखना। ठीक, यूकैरियोट में हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। इन प्रोकैरियोट व्हाट सीक्वेंस हेल्प द राइबोसोम फाइंड द करेक्ट स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन यानी कि एयूजी को ढूंढने के लिए, एयूजी को ढूंढने के लिए प्रोकैरियोट में कौन सा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है, कौन सा सीक्वेंस होता है जो एयूजी को ढूंढने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस। देख लीजिए, प्रोकैरियोट्स में साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस देख सकते हैं आप, ये पूरा सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस में यहां पर देख लीजिए ये एयूजी है, ये जो पूरे ये एमआरएनए में पाई जाती है। यहां पर बाकी सभी जो राइबोसोम आते हैं प्रोकैरियोट्स में, जो क्या बोलना चाहिए 70S राइबोसोम होगा, वो जब यहाँ के ढूंढेगा तो एओजी को ढूंढेगा, उसके पहले इस सीक्वेंस को ढूंढेगा कहाँ पे है, ये साइन डेलगेर्नो सीक्वेंस है। यही काम सेम यूकैरियोट्स में कौन काम करता है, देख लीजिए, यूकैरियोट में कोजेक्स सीक्वेंस करता है। यहाँ पर कोजेक्स सीक्वेंस में भी एयूजी पाई जाती है, देख लीजिए ये एयूजी है यहाँ पर इनिशिएटर, जहाँ पे ट्रांसलेशन की शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पर ये इनिशिएटर हो गया, यहाँ पर ये इनिशिएटर हो गया, तो कोजेक्स सीक्वेंस यूकैरियोट्स में हो गया। लेकिन पूछा अभी हमको क्या, प्रोकैरियोट, एक कोजेक्स सीक्वेंस किसमें थे, इन यूकैरियोट्स, ईयूके कर दिया हूं। ठीक है, टाटा बॉक्स क्या होता है भाई, भाई किसी भी डीएनए का वह बॉक्स है, वह प्रमोटर का रीजन का वह एरिया है जहां पर टी ए ज्यादा पाए जाते हैं। टी ए होते हैं इसलिए केवल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, अगर उसके बदले जी सी होता, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता, मजबूत हो जाता हो। टी ए होने की वजह से कमजोर रहता है तो जल्दी मेल्टिंग हो जाती है। ठीक, ये कैट बॉक्स क्या क्या है कहने पर, ये भी एक यूकैरियोटिक कंजर्व साइट है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर के बाइंड होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30, एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट ट्रांसलेशन बाय ब्लॉकिंग। अब एक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, वो ट्रांसलेशन को रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है। क्या काम करके ब्लॉक कर रहा है? तो आपको केवल टेट्रासाइक्लिन याद नहीं करना है, ढेर सारे यहां पर हैं, उन सभी को आपको याद रखना है। ये देख लीजिए, ट्रांसलेशन को देखना है हमको, ये ट्रांसलेशन में टेट्रासाइक्लिन देख लीजिए, ये ट्रांसलेशनल इनहिबिटर्स में पूरा चार्ट बना दिया हूं, कौन कौन है देख लीजिए, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, साइक्लोहेक्सिमाइड, प्यूरोमाइसिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन। कौन क्या कर रहा है, किस काम को रोक रहा है, पूरा आप नोट्स बनाइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी टेट्रासाइक्लिन की बात कर रहे थे, ये बाइंड 30S सब यूनिट एंड प्रिवेंट द अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग टू द ए साइट। ठीक, 30 सब यूनिट को बाइंड करके एमिनो एसिड टीआरएनए को एंट्री होने से रोकता है। कैसे रोकता है देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये टीआरएनए है और ये अमीनो एसिड है,
तो एक साथ में क्या बोलूंगा इसको, अमीनो एसिड टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए बोलूं, या इसको चार्ज टीआरएनए बोलते हैं क्योंकि अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, चार्ज्ड टीआरएनए कहते हैं। तो ये कौन सी साइड में एंट्री मार रहा है देख लीजिए, तो ए साइड में एंट्री मार रहा है, ये ए साइड में एंट्री मार रहा है, ए साइड में, ठीक। लेकिन चूंकि ये प्रोकैरियोट में चल रहा है तो ऊपर वाला ये 50s सब यूनिट होगा, 50s, और नीचे वाला 30s सब यूनिट होगा, ठीक। अब मैं जिस टेट्रासाइक्लिन की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब यहां पर हम टेट्रासाइक्लिन की बात करें, टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, 30s सब यूनिट को आके यहां पर ब्लॉक कर देगा, यहां पर ब्लॉक कर दिया, ऐसे रोक दिया। जब रोक देगा यहां पर 30s में ही, तो ये अमीनो एसिड टीआरएनए यहां पर एंटर नहीं कर पाएगा, रास्ता बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। तो देख लीजिए टेट्रासाइक्लिन का काम क्या है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है, 30, क्वेश्चन नंबर 30 में टीआरएनए बाइंडिंग टू ए साइट, टीआरएनए को ए साइट में आने से रोक दिया, टीआरएनए को ही बाइंड कर लिया। जब टीआरएनए आएगा तो यहां पर चिपक जाएगा, इसमें चिपक जाएगा, बाइंड हो जाएगा, आगे ए साइट में एंट्री नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 30 का बी। पूरे सभी का इनहिबिटर याद रखना है और उसके एक्शन को याद रखना है कि काम क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31, व्हाट इज द फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल में क्रोमेटिन कुछ रिपीट यूनिट में पाई जाती है, क्या कहते हैं उसको, देख लीजिए ये क्रोमेटिन इस प्रकार से दिख रहा है, देखिए ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, ये डीएनए आया है, हिस्टोन के पास लपेटा हुआ है, फिर कुछ देर बाद फिर लपेटा हुआ है, कुछ देर बाद फिर लपेटा हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं इसको हम, ये न्यूक्लियोसोम है, इतना क्या है ये न्यूक्लियोसोम। जरा इसके बारे में देख लेते हैं कि न्यूक्लियोसोम का कोर स्ट्रक्चर क्या होता है। कोर स्ट्रक्चर मतलब उसमें क्या पाई जाती है। अगर मैं इतना डायग्राम को जूम करके दिखाऊं, इस डायग्राम जूम करके दिखाऊं तो ये देखिएगा, देखिए ये ऑक्टामर का बना होता है, H2A H2B, दो दो होंगे, इधर H2A इधर है और उधर H2B के जस्ट नीचे भी H2A होगा, तो H2A H2B इधर हो गया, उसके जस्ट पीछे यहां पर भी H2B और H2A वहां भी होगा, H3 के दो मोलिक्यूल, H4 के दो मोलिक्यूल, इस प्रकार के कुल 8 सब यूनिट मिल करके एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हिस्टोन का ऑक्टामर कहते हैं। इसके ऊपर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है लपेटा होता है, जब ऐसे लपेटा होता है तो ये एक बार तो पूरा लपेट जाता है, जब दूसरी बार जाता है तो पूरा नहीं जा पाता, कुछ आधा से ज्यादा जाता है, वो फिर उधर से बाहर निकल जाता है, तो एक टर्न पूरा होता है और उसे पॉइंट करके 6 से लेकर 7 तक, 1.6 या 1.7 के आसपास ये लपेटा होता है, देख लीजिए। और इतने में लगभग ये जो लपेटता है और वहां से बाहर निकलता है, जो लपेट के बाहर निकलता है उतना बेस पेयर की संख्या अगर मैं बात करूं तो 146 बेस पेयर होता है। तो डीएनए की लेंथ की बात करें कितना लपेटा है हिस्टोन कोर को, तो 146 बेस पेयर ऑफ कोर डीएनए रेप्ड अराउंड द प्रोटीन स्पूल, पूरा प्रोटीन ऑक्टामर को ये 146 बेस पेयर से घेरा हुआ है, घेर दिया गया। डीएनए रैप जो रैप हुआ है अराउंड द कोर हिस्टोन ऑक्टामर in a nucleosome approximately 1.65 to 1.75 टर्न, इतना टर्न घुमा हुआ है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहां पर एक हिस्टोन था, मान लीजिए समझाने के लिए, अब देखिए यहां पर ये मैं बोला एक डीएनए यहां पे ऐसे एंट्री होता है, ये एंट्री हुआ, देख लीजिए ये पूरा एक टर्न हो गया, एक टर्न होने के बाद ये देख लीजिए और जा रहा है, ये आधा फिर हो गया और थोड़ा सा गया यहां से, फिर ऐसे करके निकल गया, तो कितना हुआ, एक टर्न पूरा हुआ, दूसरे का 0.6 या 0.7 हुआ, तो 1.65 से लेकर 1.75 टर्न रहता है। और ये लेफ्ट हैंडेड मैनर में टर्न रहता है। लेफ्ट हैंडेड मतलब ये देख लीजिए इधर, ये आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, हाथ को देखिए, हाथ कैसे मुड़ा हुआ है ऐसे, तो इस उंगली उंगली को ऐसे करके लाइए, अंगूठा की तरफ ऊपर बढ़ाइए, ऐसा कहने का मतलब, ऐसा लाइए और ऐसा बढ़ाइए, ऐसा बढ़ाइए, ये डायग्राम दिख रहा है, देखिए ये लेफ्ट हैंडेड मैनर में, ऐसे आया ऐसे बढ़ा, ऐसे गया ऐसे बढ़ा, ऐसे, ये लेफ्ट हैंडेड मैनर में इस प्रकार से लपेटा होता है, देख लीजिए आप, ये देख रहे हैं ना, ये उधर से गया ऐसे करके बढ़ा है, ठीक। इस डायग्राम को आपको याद रखना है।
चलिए, हिस्टोन ऑक्टामर में क्या होता है, मेडअप ऑफ 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल, 2 कॉपीज ऑफ H2A H2B एंड H3 एंड H4, सबके दो दो कॉपी है, तो कितना हो गया 8, 4 है तो 8 हो जाएगा। टोटल रिपीट लेंथ लगभग 200 बेस पेयर इंक्लूडिंग लिंकर डीएनए या कनेक्टेड बाय हिस्टोन 1। अगर हम बात करें, ये जो लपेटा हुआ है हिस्टोन ऑक्टामर था, यहाँ पर हिस्टोन ऑक्टामर था, 8 था। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर एक लिंकर डीएनए होता है ऐसे, ये एक प्रोटीन है हिस्टोन 1 प्रोटीन, ये हिस्टोन 1 प्रोटीन है। हिस्टोन 1 प्रोटीन लॉक करता है पूरा, क्या करता है, लॉक करता है। तो मैं अब तक जो बात कर रहा था, यहां से बात कर रहा था ऐसे, ये एक टर्न हुआ यहाँ पर डीएनए का, और अगला टर्न यहाँ जाके यहाँ से निकल, यहाँ से निकल रहा है। तो इतना में आपके 146 बेस पेयर है, 146 बेस पेयर, जो कि पूरे हिस्टोन को घेर के रखा है। लेकिन जो बाहर निकल रहे हैं कुछ बेस पेयर और मिल जाते हैं, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ बेस पेयर, ये हिस्टोन 1 प्रोटीन में जाके लॉक हो जाते हैं वो। तो यहाँ के बेस पेयर को मिला दें तो लगभग 200 बेस पेयर कुल मिला के हो जाते हैं। ये हिस्टोन 1 है, लॉक करने का काम करता है। डीएनए जब एंट्री मारती है, डीएनए की जब एंट्री होती है और जब डीएनए एग्जिट होता है, तो उस समय जो लॉक करता है वो हिस्टोन 1 होता है। उस गांठ को अच्छे से बांध दिया, ठीक है। तो जो हिस्टोन के ऊपर लपेटे होते हैं वो 146 बेस पेयर होते हैं, लेकिन जो हिस्टोन 1 तक पहुंचता है, ये थोड़ा सा रस्सी लंबा जैसे दिख रहा है, यहाँ पर भी लगभग लगभग आपके 54 बेस पेयर मिलेंगे, दोनों मिला करके, दोनों साइड मिला करके, तो लगभग 200 बेस पेयर हो गए। तो ये किसकी कहानी है, न्यूक्लियोसोम की। तो कमेंट देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इन यूकेरियोटिक सेल, मतलब 31 में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म द कोर हिस्टोन ऑक्टामर इन अ न्यूक्लियोसोम। तो क्या होता है, H2A H2B H3 और H4, ये वाला है, आखिरी वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 33, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बेस पेयर ऑफ डीएनए आर रैप्ड अराउंड द कोर हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर के चारों तरफ घेर के रखने वाला कितना डीएनए का बेस पेयर होता है इन अ सिंगल न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम में कितना होता है भाई, 33 में 146 बेस पेयर, ठीक है ना। हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, ये अगर हिस्टोन प्रोटीन है तो यहां पर जो घेर के रख रहा है, ये देख लीजिए, ये एक बार आया ऐसे लपेटा, एक बार और लपेटा, और यहां से निकल गया ऐसे। तो इतना की बात कर रहे हैं हम लोग, केवल इतना की बात करें, इतना और इतना की, जितना लपेटा हुआ है, और जबकि यहां पर हिस्टोन 1 ऐसे करके बाइंड करके रखा है, लॉक किया है, ठीक। तो यहां पर कुछ बेस पेयर मिल जाएंगे ऐसे यहाँ पे, तो ये मिला के 200 हो जाएगा, इसको याद रखना। लेकिन यहां पर केवल हिस्टोन को घेर के रखने वाला बोला है, हिस्टोन ऑक्टामर को घेर के रखने वाला कितना, 146 बेस पेयर, इसको याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं भाई। 34, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एमिनो एसिड। कौन से बेसिक एमिनो एसिड से हिस्टोन प्रोटीन बना होता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लाइसिन एंड आर्जिनिन। हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन, ये तीन ही तो बेसिक एमिनो एसिड है, और बाकी तो है ही नहीं कोई। तो यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन दिया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। व्हिच हिस्टोन प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन स्टेबिलाइजिंग द entry and exit point of DNA on the nucleosome and help in higher order chromatin folding। ऐसा कौन सा हिस्टोन प्रोटीन है जो कि डीएनए की एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करता है, जैसे यहां पर डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये एंट्री और ये एग्जिट को ब्लॉक किया, देख लीजिए, ये H1 हिस्टोन 1, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। व्हिच एंटीबायोटिक स्पेसिफिकली इनहिबिट बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है, बाय बाइंडिंग टू इट्स बीटा सबयूनिट, उसके बीटा सबयूनिट को बाइंड करके ब्लॉक करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा रिफाम्पिसिन, ठीक, या रिफाम्पिन, ये, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज देख लेते हैं, यहां पर दिया है कि नहीं, रिफाम्पिसिन।
ये देख लीजिए रिफॉर्मेशन दिया है ना यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन वाले में, देख लो प्रोकैरियोट में बाइंड टू बीटा सबयूनिट ऑफ द बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये पूरा याद करना भाई उसको, आप बार बार बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। अल्फा अमानिटीन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। एक टॉक्सिन है ये, डिराइव्ड फ्रॉम द मशरूम, एक मशरूम से, जिसको आप क्या बोलते, फुटू कहते हो, वहां से। नाम है अमानिटा फेलाइडिस। ये स्ट्रांगली इनहिबिट व्हिच यूकैरियोटिक एंजाइम, ये कौन सा यूकैरियोटिक एंजाइम को जबरदस्त तरीके से रोकता है? तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को रोकता है। ये मशरूम देखेंगे कैसे दिखता है, ये देख लीजिए, ये कौन सा स्पीसीज है? अमानिटा स्पीसीज। कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक, सुंदर दिख रहा है, लेकिन उतना ही खतरनाक है, स्लो पॉइजन है। अगर किसी को खिलाते रहोगे तो धीरे धीरे उसका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ब्लॉक होते रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि जहर कहां से आ रहा है। आप तो उसको फोटो खिला रहे हो बढ़िया से, ठीक, वो भी सुंदर वाला, लेकिन ये बहुत टॉक्सिन है, टॉक्सिक है, अल्फा अमानिटीन पाई जाती है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को ब्लॉक करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता था? एमआरएनए बनाता था। अब एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो फिर प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगा तो बिना प्रोटीन का आदमी तो मर जाएगा। फिर बॉडी का मैक्सिमम पार्ट, सब ट्रांसपोर्टर, सभी के सभी एंजाइम, मैक्सिमम फैक्टर, सब प्रोटीन के बने होते हैं, वो सब बनेंगे ही नहीं, तो ऐसे तो ऑर्गेनिज्म निपट जाएगा फिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं भाई हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। एक्टिनोमाइसिन डी इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन बाय व्हिच मैकेनिज्म? एक्टिनोमाइसिन डी देख लेते हैं यहां पर दिया है कि नहीं। एक्टिनोमाइसिन डी, ये देखिए यहाँ ट्रांसक्रिप्शनल इनहिबिटर में देख लीजिए, ये इंटरकेलेट बिटवीन जी एंड सी बेस पेयर इन डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स में जहां जी और सी होता है उसके बीच में आके, यहाँ बेस पेयर के बीच में आके यहाँ पर रुक जाता है और इलोंगेशन को ब्लॉक कर देता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहा दिया, ये देखिए, इंटरकेलेटिंग इनटू जी एंड सी रिच रीजन ऑफ डीएनए एंड ब्लॉकिंग आरएनए पॉलीमरेज मूवमेंट। आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देता, इलोंगेशन को रोक देता है। ये हमारा उत्तर हो गया 38 का। क्वेश्चन नंबर 39। कोर्डिसेपिन 3 प्राइम डीऑक्सी एडिनोसिन कॉजेस चेन टर्मिनेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, बिकॉज इट लैक। 39 में देखिए ये क्या करता है, कोर्डिडेसिन, ये जिस चेन, जो चेन बन रहा था ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, एमआरएनए बन रहा था, एमआरएनए की चेन जो बनती थी, हमेशा याद रखना, जो भी न्यूक्लियोटाइड अटैच होता था, इधर 5 प्राइम हुआ करता था, इधर 3 प्राइम हुआ करता था, यहाँ पर OH था, फिर OH में से H हटा देते थे, फिर यहाँ पर जोड़ करके फिर इधर 5 प्राइम वाला इधर जोड़ता था, 3 प्राइम में फिर OH फ्री हो जाता था, फिर अगला न्यूक्लियोटाइड OH में फिर H को हटा के फिर जुड़ता था, ऐसे करके। लेकिन कॉर्डिसेपिन में 3 प्राइम OH नहीं पाई जाती, इसलिए जब कॉर्डिसेपिन आ जाता है कहीं पर, ये कॉर्डिसेपिन आ गया मान लीजिए, ये कॉर्डिसेपिन यहाँ पर जुड़ गया, क्योंकि इसके यहाँ पर 3 प्राइम पे OH नहीं होता है, OH नहीं है, OH नहीं है तो अगला न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा। तो इसलिए कॉर्डिसेपिन में क्या नहीं पाई जाती बोल रहा है, क्या नहीं पाई जाती बोलने पर 3 प्राइम OH नहीं होता। 3 प्राइम OH होता तो चैन इलोंगेशन होते रहता, एमआरएनए की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बढ़ती रहती। यहाँ पर जब ये जुड़ जाता है, कॉर्डिसेपिन जुड़ जाता है, तो 3 प्राइम OH नहीं होता, तो इलोंगेशन नहीं होता। ठीक, ये दिया है कि नहीं देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए कॉर्डिसेपिन दिया, देखिए दिया है ना, इलोंगेशन को रोक देता है। एक्ट एज चेन टर्मिनेटर व्हेन इनकॉर्पोरेट इनटू द नेसेंट आरएनए। नए आरएनए में जब आखिर में जुड़ जाता है, ये चेन को लंबा होने नहीं देता, क्योंकि आगे के लिए ये 3 प्राइम OH प्रोवाइड नहीं कर पाता, इसलिए बंद हो जाती है प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 40। व्हिच एंटीबायोटिक bind to the 30th ribosomal subunit in prokaryotes and prevent the attachment of amino acid tRNA to A site? क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर रहा हूं, टेट्रासाइक्लिन। ये क्वेश्चन एक बार और आया था, ये देख लीजिए, ये टेट्रासाइक्लिन क्या काम करता है? तो एमिनो एसिड टीआरएनए साइड में बाइंड होकर के, ए साइड में बाइंड होकर के एमिनो एसिड टीआरएनए को एंट्री होने नहीं देता है। ठीक, सेम चीज यहां लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय द स्पेसिफिकली टारगेटिंग व्हिच एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्लोरामफेनिकोल का काम क्या भाई, देख लीजिए। क्लोरामफेनिकोल ये देख लीजिए काम क्या है, बाइंड 50 सब यूनिट एंड इनहिबिट पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज नहीं होने देता, जो पी साइड से ए साइड में जो जाते थे ना, ट्रांसफर करते थे। प्रोकैरियोट में 23S आरआरएनए उस काम को करता था, यूकैरियोट में 20S आरआरएनए करता था। मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, ये वाला, ठीक है ना। यहां से जो इस प्रकार से ऐसे करके इधर आता था ना, वो काम को ब्लॉक कर देगा। कौन ब्लॉक कर देगा? क्लोरामफेनिकोल। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज इन 50S सब यूनिट, ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, स्ट्रेप्टोमाइसिन बिलोंग टू द एमिनोग्लाइकोसाइड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, व्हाट इज इट्स मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। भाई स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है देख लो, ये पहले में देखो, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन बाइंड 30S सब यूनिट प्रोकैरियोट में, कॉजेस एमआरएनए मिसरीडिंग एंड ब्लॉक इनिशिएशन, शुरुआत ही नहीं हो पाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन की शुरुआत ही नहीं हो पाता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी, बाइंड टू 30S सब यूनिट एंड कॉजिंग मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए जेनेटिक कोड एंड प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। मैच्योर होने से पहले ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। शुरू हो गया तो मैच्योर होने से पहले खत्म हो जाएगा, या शुरू ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43, प्यूरोमाइसिन एक्ट एज स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ व्हिच मॉलिक्यूल। प्यूरोमाइसिन किसकी तरह काम करता है? बोल रहा है किसके जैसे काम करता है? लीडिंग टू प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। दोनों में, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में ये चेन का टर्मिनेशन करता है। मतलब जो चेन बन रहा होता है उसको पूरा होने से पहले ही खत्म कर देता है, जो ट्रांसलेशन हो रहा होता है पूरा होने से पहले ही खत्म कर देता है। तो ठीक है, देख लीजिए 43 में प्यूरोमाइसिन देख लेते हैं हम लोग। प्यूरोमाइसिन ये देख लीजिए, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में काम करता है, इलोंगेशन को रोकता है, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन करा देता है। मिमिक एमिनो एसिड टीआरएनए कॉजिंग प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन। भाई एमिनो एसिड टीआरएनए यानी चार्ज टीआरएनए जहां से ये एंट्री मारता वहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। देख लीजिए, ये जैसे इस प्रकार से ऐसे जाता अंदर, उसके बदले कौन आ जाएगा? ये प्यूरोमाइसिन आ जाएगा। अब प्यूरोमाइसिन किसी अमीनो एसिड को लेके नहीं आएगा, तो मामला यहीं पर बंद हो जाएगा। फिर जितना बना था, प्रोटीन जितना बना था उतना ही बन के रह जाएगा, वहां पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि और कोई चार्ज टीआरएनए उस रास्ते में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस रास्ते में कौन आके ब्लॉक कर दिया है? प्यूरोमाइसिन ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। किसके जैसे काम करता है वो? टायरोसिनिल टीआरएनए या एमिनो एसिड टीआरएनए। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 44, एरिथ्रोमाइसिन एंड अदर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक इनहिबिट ट्रांसलेशन बाय। एरिथ्रोमाइसिन का काम किया है, मैं पहले बोला हूं, आपको पूरा याद करना पड़ेगा। देखिए एरिथ्रोमाइसिन का काम किया है, ये प्रोकैरियोट में काम में आता है, इलोंगेशन फैक्टर मतलब इलोंगेशन को होने नहीं देता है। अब बाइंड 50S सब यूनिट, ठीक, टू ब्लॉक द पॉलीपेप्टाइड एग्जिट टनल। 50S सब यूनिट के एग्जिट वाले एरिया को बंद कर देता है ये। ठीक है, देख लीजिए, तो 44 का बाइंडिंग टू द 50S सब यूनिट एंड ब्लॉकिंग द राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन ऑफ along द एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर में जो राइबोसोम रेंग रहा होता है उसको 50S सब यूनिट को ब्लॉक करके उसके एग्जिट साइड को भी बंद कर देता है। तो 44 का क्या हो गया? बी। 45 पे आते हैं, डिप्थीरिया टॉक्सिन इनहिबिट यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन बाय एडीपी राइबोसिलेशन एंड इनएक्टिवेशन। डिप्थीरिया टॉक्सिन क्या करता है? एडीपी राइबोसिलेशन करके किस फैक्टर को रोक देता है बोलने पर? ये इलोंगेशन फैक्टर 2 को रोक देता है। इसके बारे में भी यहां पर लिखा हुआ है। डिप्थीरिया टॉक्सिन देख लीजिए, ये इनएक्टिवेट इलोंगेशन फैक्टर 2 वाया एडीपी राइबोसिलेशन। एडीपी राइबोस जोड़ देता है इलोंगेशन फैक्टर 2 के ऊपर में, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एडीपी राइबोसिलेशन करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46, इन द 2D क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। क्लोवर लीफ मॉडल पढ़े होंगे कभी। व्हिच लूप या आर्म
contain the triplet base sequence that base pair with the complementary codon on mRNA during translation. ट्रांसलेशन के दरमियान टीआरएनए का कौन सा एरिया होता है, टीआरएनए का कौन सा भुजा होता है जो एमआरएनए में जो पाई जाती है कोडन, उसके ऊपर जाके कोड होता है। ये देख लीजिए, ये एमआरएनए का कोडन है, ये एमआरएनए कोडन मान लीजिए ए यूजी मान लीजिए, यहां पर टीआरएनए ऐसे ये से कोड होता है, ये मान लीजिए 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। तो ये कौन सा रीजन कहलाता है, कौन सा रीजन कहलाता है भाई, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 46। 46 का कौन सा रीजन कहलाता है, वो एंटी कोडॉन लूप रीजन। डायग्राम देखना चाहेंगे, देख लीजिए, ये एंटी कोडॉन लूप रीजन होते हैं। यही जाके यहाँ पर ये टीआरएनए है भाई, ये तो टीआरएनए है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ये ट्रांसफर आरएनए है, ये जाके एमआरएनए में एसिड बाइंड होता है। एमआरएनए में 5 प्राइम टू 3 प्राइम में यहाँ पर कोडॉन पाई जाती है। तो एमआरएनए के कोडॉन में टीआरएनए का एंटीकोडॉन वाला लूप जाके बेस पेयर बनाता है, ऐसे बनाता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी और भी आर्म है, सभी आर्म के अलग अलग फंक्शन है। एक डी आर्म होता है और एक इधर देखिए टी साइज सी आर्म होता है, इधर वेरिएबल एक आर्म होता है, ठीक। और ये एंटीकोडॉन आर्म कहलाता है, जिसमें एंटीकोडॉन लगे होते हैं। एमआरएनए में कोडॉन होती है, टीआरएनए में एंटीकोडॉन होती है, ठीक भाई। आप इसको भी पूरा याद रखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिटर, डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है कौन कौन से यहाँ पर इनहिबिटर्स हैं, ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। At which end of the tRNA molecule does the specific amino acid attach and what is the conserved sequence found at this site? टीआरएनए में कौन से साइट पर अमीनो एसिड अटैच होता है भाई, हमेशा 3 प्राइम साइट पर अटैच होता है और वहां पर कका रीजन पाई जाती है। देख लो, ये जूम कर दे रहा हूं मैं, ये CCA कका रीजन। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ते हो ना, तो इधर 5 ऐसे घुमा हुआ देखो, ये 5 प्राइम गया ऐसे करके, ऐसे इधर 3 प्राइम तरफ गया, तो CCA कका रीजन बोलते हैं, इधर अमीनो एसिड जुड़ता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3 प्राइम एंड विथ कका रीजन, ये कका सीक्वेंस CCA, याद रखना, यहां पर अमीनो एसिड जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 48, द जेनेटिक कोड इज रीड कंटिन्यूअसली इन ग्रुप ऑफ 3 बेस विदाउट पंक्चुएशन बिटवीन एडजेसेंट कोडॉन, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। ये बोल रहा है कि जो एमआरएनए होता है, यहां पर देख लीजिए, जो एमआरएनए होता है देख लीजिए, ये एमआरएनए में इस प्रकार से कोडन पाई जाती है, ये, और 3-3 का यहां पर तिगड़ी बनता है ऐसे, ये 3-3 मिला के एक कोड बनाते हैं, और इसी कोड को कोड करने के लिए टीआरएनए एंटीकोडन लेके आता है। ये बोल रहा है कि इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, कोई ओवरलैप नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि पहले ये 3 कोडन बना लिए, बाद उसी में फिर अगला वाला ये 3 कोडन, ऐसे ओवरलैप कभी नहीं होगा, आने वाले 3-3 की तिगड़ी बनती जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, एमआरएनए में इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि यहां पर ना तो स्पेस होता है ना तो ओवरलैप होता है, क्योंकि इनके बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना हुआ है। तो क्या कहलाता है फिर ये, तो ये क्या कहलाता है, नॉन ओवरलैपिंग एंड कोमालेस, वहां पर कोमा नहीं पाई जाती, गैप नहीं पाया जाता कहीं पर, ठीक है ना। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब आते हैं 49 पे, व्हाट डज इट मीन व्हेन द जेनेटिक कोड इज डिस्क्राइब एज अनएम्बिगुअस। जेनेटिक कोड अनएम्बिगुअस है, इसका मतलब क्या है कि नो कंफ्यूजन, याद रखना, अनएम्बिगुअस मतलब सब क्लियर है, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन बट ऑल क्लियर, सब ठीक है। मतलब जेनेटिक कोड जब इतना फिक्स रहता है कि वो कौन सा कोड किसको बाइंड करेगा, ये फिक्स है, इसी को ही तो क्या कहते हैं, अनएम्बिगुअस नेचर कहते हैं। अब देख सकते हैं यहां पर, ये देख लीजिए, यहां पर पूरे 64 कोडान बने हुए हैं, ठीक, पूरे 64 कोडान है। इस 64 कोडान में
बस 3 को छोड़ दीजिए, युगा, युआ और युआग, देख लीजिए, युगा, युगा, युआ, युआग, ये तीनों स्टॉप कोडन है। बाकी सभी को देखो किसी ना किसी को तो पक्का बाइंड कर रहे हैं ना, और किसी किसी को पक्का बाइंड कर तो फिक्स है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए यू यू यू, ये फेनिलैलनिन को बाइंड करेगा, फिक्स है, मामला तो क्लियर है कि ये इसको ही बाइंड करेगा। जैसे सी यू जी ल्यूसिन को बाइंड करेगा, ऐसे हर कोई किसी किसी को तो फिक्स बाइंड कर रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी को कहते हो क्या, अनएम्बिगुअस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। सब क्लियर है, ठीक। तो बताइए 49 का उत्तर क्या होगा, वन स्पेसिफिक कोडन ऑलवेज कोड फॉर ओनली वन स्पेसिफिक एमिनो एसिड, कोई स्पेसिफिक कोडन स्पेसिफिक एमिनो एसिड को ही बाइंड करेगा, दैट इज अनएम्बिगुअस नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। क्वेश्चन नंबर 50, अकॉर्डिंग टू द वोवल हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, यहां पर आपको याद रखने वाली चीज ये है कि वोवल हाइपोथेसिस किसने दिया था, तो फ्रांसिस क्रिक ने। फ्लेक्सिबल बेस पेयरिंग अकर्स बिटवीन, अब ये क्या होता है देख लीजिए भाई, ये देख लीजिए, ये एक mRNA है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पर CUC है, ध्यान से देखिए मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये CUC है। तो इसके बदले में जो tRNA आ रहा है, देखिए हमेशा याद रखना अपोजिट स्ट्रैंड वाले ही बाइंड होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ऐसा 5 प्राइम इधर है, इधर 3 प्राइम है, तो अगला जो इसके ऊपर कंप्लीमेंट्री जो सीक्वेंस आएगा ना, वो उल्टा ही होगा, ऐसे इधर 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम, तब ऐसे बाइंड हो पाएंगे वो, ठीक है। तो चलिए हम बात कर रहे हैं, इधर 5 प्राइम है, इधर 3 प्राइम है, तो जो tRNA बाइंड होगा उसका 5 प्राइम अपोजिट दिशा में होगा, इधर इधर 5 प्राइम है, इधर 3 प्राइम है। अब ध्यान से देखिए, CUC यहाँ पर कोडॉन है, जेनेटिक कोड के रूप में इस mRNA में CUC है। तो CUC कहाँ है, ढूंढो यहाँ पर, ये देखिए CUC, ढूंढ, मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए CUC किसको कोड कर रहा है, ल्यूसिन को, ठीक है, ये ल्यूसिन कोड हो रहा है, देखो ऊपर में ल्यूसिन कोड हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि इस ट्रिपलेट कोडान का तीसरा नंबर का, हमेशा 5 प्राइम से गिनना, काउंटिंग हमेशा 5 प्राइम से ही शुरू होगा, याद रखना, ये पहला, दूसरा और तीसरा बेस, ये एक कोडान था, इस कोडान में 3 बेस होते हैं, तो तीसरा बेस यहां बदल के देख लीजिए, 1 2 3, पहले सी था, दूसरा यू था, ठीक हो गया। अब अगला क्या आ गया, देखो वहां पर यू आ गया, ये, जबकि पहले क्या था, सी था, बदल गया। लेकिन tRNA अभी भी वही है, देखिए सी के अगेंस्ट, ध्यान से देखो, सी के कम्प्लीमेंट्री जी, ए के कम्प्लीमेंट्री यू, जी के कम्प्लीमेंट्री सी था, लेकिन यहां पर सी के बदले यू आ चुका है, यू के अगेंस्ट ए होना चाहिए था, लेकिन नहीं, जी यही सही काम चल रहा है ये। तो ये जो बेस पेयर बनाना, इसी को कहते हैं वोबल पेयरिंग। क्या कहते हैं, वोबल पेयरिंग। वास्तविक वाटसन क्रिक पेयरिंग नहीं होता है, लेकिन आने वाले अमीनो एसिड पे फर्क नहीं पड़ता है, वो वही आता है जो पहले आता था, पहले भी ल्यूसिन आता था, अभी भी ल्यूसिन आएगा, ठीक। तो ये किसमें हो रहा है, देख लीजिए, काउंट करिए, 5 प्राइम तरफ से गिनोगे तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा, क्योंकि काउंटिंग तो उधर से करना है भाई हमको, 5 प्राइम तरफ से पहला, इस ट्रिपलेट कोडान का पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, जबकि यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा। तो कोडान का, एमआरएनए में कोडान होता है हमेशा, एमआरएनए में क्या होता है, कोडॉन, इधर कोडॉन है, और टीआरएनए में एंटी कोडॉन होता है, इधर एंटी कोडॉन है। तो कोडॉन का तीसरा बेस, याद रखना, कोडॉन का तीसरा बेस और एंटी कोडॉन का पहला बेस ही क्या बनाते हैं, वोबल पेयरिंग बनाते हैं। वोबल पेयरिंग होने पर आने वाले अमीनो एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोबल पेयरिंग मतलब ये पेयरिंग नॉर्मल पेयरिंग नहीं है। नॉर्मल पेयरिंग जी के बदले सी या सी के बदले जी होता है, यहाँ पर जी के बदले यू हो गया, जी के बदले सी होता या यू के बदले ए होता, जी और यू हो गया, तो इसको बोलते हैं वोबल पेयरिंग, ठीक। तो ये हमेशा किस में मिलेगा आपको, कोडान का तीसरा और एंटी कोडान का पहला, ठीक। और क्या क्या होता तो ऐसे हो पाता, देखो यहाँ पर सी यू सी के बदले सी यू यू आ गया, तो भी ल्यूसिन आया यहाँ पर अमीनो एसिड। अगर मैं बोलता सी यू सी के बदले यू आ गया, तो ऐसे हुआ, ए आता तो भी होता, जी होता तो भी होता, क्योंकि यहाँ पर सी यू इन सब में चारों में कॉमन है, शुरू के सी यू,
बाकी में UCAG कुछ भी हो जाए, ल्यूसीन ही आता, भले टीआरएनए कोई भी हो, भले ही ये टीआरएनए कोई भी हो, आता ल्यूसीन ही। मतलब ये CUC था, CUU होता यहां पर, या CUA होता, या CUG होता, या कुछ भी होता, टीआरएनए में एंटीकोडन यही होता और आने वाला अमीनो एसिड भी यही होता। दैट इज वोबल पेयरिंग, नॉर्मल पेयरिंग नहीं होता ये। ठीक है, तो कहां पे होता देखिए, कोडान का तीसरा और एंटीकोडान का पहला बेस। तो 50 क्वेश्चन देख लीजिए। द थर्ड बेस ऑफ द कोडान एंड द फर्स्ट बेस ऑफ द एंटीकोडान इज मेंटेन द वोबल पेयरिंग। तो ये था बच्चों हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, यानी कि फंडामेंटल प्रोसेस का 50 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टफ रखा था मैंने जानबूझ के। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए होंगे आप लोग। जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं ईमानदारी से पूरे वीडियो को देखिए और पूरे 50 क्वेश्चन को हमेशा अटेंड करें आप लोग। जहां भी माइनस मार्किंग नहीं वहां पर पूरे क्वेश्चन अटेंड करने का प्रयास करें। तो जहां अटेम्प्ट किया 50 क्वेश्चन प्रश्न, तो कितना इनकरेक्ट है लिख लीजिए। मान लीजिए उसमें से 10 इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट कितना हो गया, 40। तो ऐसा हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे जाकर लिखिए और अपना नाम भी लिखिए, क्योंकि आप लोगों का यूट्यूब का चैनल जो होता है कभी कभी आपके नाम के हिसाब से नहीं होता है, तो मैं जान नहीं पाता हूँ कि कौन बच्चा है। ठीक है, और कभी भी हमारी जरूरत पड़े, किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए आपको, कहीं कंफ्यूजन होता है, तो बिल्कुल मैं फोन नंबर दे दिया, मुझे फोन करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेटरी वाला वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट हमको और वीडियो बनाने में उत्साहित करता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टेस्ट में, अगला चौथे नंबर के टेस्ट में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।